नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम उन व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो ऐसे ही आज के हमारे मेहमान हैं। अगर वैसे देखा जाए तो पर्यावरण का प्रयोग क्षण प्रतिक्षण हम सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ ही लोग काम करते हैं। अगर एक सर्वे किया जाए तो देखा हम पाएंगे कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीवन में कुछ किया नहीं होगा, एक पेड़ तक से नहीं लगाए होंगे। तो ऐसे में अगर कोई पेड़ लगा रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने केवल पर्यावरण संरक्षण खुद से किया ही नहीं, बल्कि उसके लिए जन जागृति का कार्य भी किया है। साथ ही साथ समाज के उत्थान के लिए वो निरंतर प्रयास करते हैं और करते आ रहे हैं। आज आपकी उम्र 53 वर्ष हो गई है। आपका जन्म 1969 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिला में हुआ और पढ़ाई के साथ साथ आपने समाज सेवा में भी रुचि दिखाई। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप काफ़ी एक्टिव हुए और तब से लेकर अब तक आप पर्यावरण और समाज के उत्थान के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस के खास आपका एपिसोड भी में। स्वागत है। और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपसे हम लोग रूबरू हो सकें। तो सर एक प्रश्न मेरा ये रहेगा आपसे कि ये जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने काम करना शुरू किया और समाज के लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो ये आपके जीवन में कब कौन सा ऐसा मोमेंट आया जिसमें आपको लगा कि पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए? तो सर इसके बारे में ज़रा बताएं आप सर। देखिए, मैं मुंगेर जिला से हूँ और मेरे गांव का नाम है सर्वोदय ग्राम बेराई। ये जो भूदान आंदोलन चला था आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा, तो उसी समय हमारा गांव ग्रामदान हुआ और सामाजिक रूप से बहुत जागृत हुआ। मतलब वो भारत का तीसरा ग्रामदानी गांव था जो संपूर्ण गांव समाज को समर्पित हो गया था। तो मेरा संस्कार जो है वो वैसा ही मिला और बचपन से ही ये सेवा का भाव हमारे अंदर में ज्यादा आया कि हमारे जीवन का सार्थक उद्देश्य क्या हो सकता है। मतलब हम यदि व्यक्तिगत जीवन जी लेंगे तो वो तो कोई भी जी लेते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ करते हुए हम अपना जीवन गुजारें, हमारी जीवन पद्धति ऐसी हो जो समाज के लिए हितकारी हो। तो ये भाव मेरे अंदर में बचपन से ही ये संस्कार आया और गरीबी में तो जिया ही, संघर्ष में जिया, लेकिन ये भाव कभी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि ये भाव जो है मेरा और मजबूत ही होता गया। और आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो वो मतलब जीवन को उस क्षेत्र में त्यागपूर्ण बना देने का ये मेरा जो संकल्प था वो अभी है, वो वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। तो संजय भाई हमें ये बताइए, आपके जीवन के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि शुरुआती दौर आपका कैसा रहा और कैसे आप समाज सेवा में आए? देखिए, मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई भी की थी ना, ये तो मेरा ग्रामीण संस्कार और पारिवारिक संस्कार मिला सेवा भाव का। लेकिन मेरी पढ़ाई भी जिस विद्यालय में हुई थी, उस विद्यालय का नाम था लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यालय। तो उनके नाम का प्रभाव भी जो है मेरे जीवन में बहुत बड़ा। मैं उनसे परिचित हुआ, उनके कार्य से कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कैसे कार्य किया और कितने कठिन जीवन को जीते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर भारत पाक युद्ध में उनका संघर्षमय जीवन और देश के लिए आह्वान, ऐसा बहुत बहुत सारे महापुरुषों का मेरे जीवन में, मैंने उनको सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि उनकी अच्छी बातों को अपने अंदर में गुजरने देने का प्रयास किया। समाज कार्य के शुरुआती दौर में उस समय आपको क्या क्या मतलब परेशानियां को झेलना पड़ा, कठिनाइयां सामने आई? ये तो जैसे हम समाज की जो दशा है, समाज जिस तरीके से चल रहा है, वर्तमान स्थिति जो है उस स्थिति के हिसाब से जैसे ही हम कुछ करते हैं तो वो जो है विरोधी परिस्थितियां सामने आती ही हैं। कुछ लोगों को आपका काम अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बुरा लगता है, या कुछ आपके काम के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। तो वो तो कठिनाई आती है, कठिनाई पैदा करते हैं। जी जी। तो आप कार्य के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर चुके हैं। तो आप मूलतः बिहार से हैं और मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो बिहार की दशा में जो
समाज कार्य की जो अभी दौर चल रहा है, अभी मतलब क्या उस समय कुछ स्थिति थी, अभी कुछ परिवर्तन हुआ है, इससे थोड़ा अपनी जानकारी रखिए। देखिए, बिहार में कुछ तो परिवर्तन हुआ है। मतलब ये राजनीतिक परिस्थितियां जैसी बन गई थी बिहार में, तो उसमें जो है विकास के नाम पर वो एक पक्षीय काम होने लगा था। विकास को जो है मतलब राजनीतिक शक्ति और सत्ता का वो दुरुपयोग हो रहा था, इसीलिए वो समाज उस परिस्थिति से गुजर रहा था। उस हालत में भी हमने सोचा था कि समाज को जागृत करें, और मैंने 12-13 जिले में घूम घूम करके प्रयास भी किया था। गांव के गरीब तबके को जोड़ने का प्रयास किया, उन्हें जो है किसी न किसी उद्योग धंधे में, मतलब जो मन उसका कहीं और बिखरता होता था कि क्या करें ना करें, तो ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह भी बनाने का प्रयास किया। कभी मैंने गरीब बच्चों को पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो बहुत कोई गरीब तबके को, कोई अमीर तबका का या दबंग प्रवृत्ति का आदमी सताने का गांव में प्रयास कर रहा है, तो उसकी दबंगई को भी खत्म करने का काम किया। ये बहुत सारा, मतलब ये काम का मेरा कुछ है नहीं। मुझे जो लगता था कि भाई ये मंदिर तोड़ करके अन्याय कर रहा है, तो उसके प्रति तो फिर मैं बहुत आक्रामक हो जाता था। तो मेरा जीवन इस तरीके का रहा है। भले ही मैं कितनी भी कठोर परिस्थिति में गुजरता रहा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं रही। मुझे अपने जीवन का परवाह नहीं रहा, लेकिन एक आदमी 100 आदमी को सता रहा है, एक आदमी 100 आदमी का वोट लूट रहा है, तो उस हालत में तो उसको मुझे सिर्फ सामने से हटा देने का मन होता था, और वो मैं कर देता था। मैं अकेला था तो कोई बात नहीं है, गले में ढोलक टांग के पूरे गांव में घूम जाता था, लिहाजा सारे दबंग एक साथ और मैं अकेले एक तरफ। तो भाई मैं बहुत विचित्र टाइप का आदमी रहा हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि ये जल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वही करता रहूंगा। अरे मुझे कोई गाय को पीटते हुए मिलेगा तो उसको भी मार दूंगा। मैं ऐसा आदमी हूँ, अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरे सामने कोई अन्याय नहीं कर सकता है, किसी को छेड़ नहीं सकता है, मैं ऐसा आदमी हूँ। जैसे हर किसी के जीवन में कोई ना कोई घटना महत्वपूर्ण होती है, तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना आपको लगती है जिससे बार बार याद करके आपको खुशी महसूस होती है, या फिर आप उसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, एक लकी डे की तरह उसे आप अपने जीवन में लेते हैं हमेशा? देखिए, खुशी जो है खुद के लिए नहीं होती है, खुशी मिलती है किसी को खुश कर देने से, किसी को खुशी बांटने से खुशी मिलती है, किसी को खुशी देने से अपने को खुशी मिलती है। एक होता है कि खुद के लिए खुशी, और एक होता है कि सबके लिए खुशी, किसी और के लिए खुशी। तो सबको जो है मैं अच्छी बात बताता हूँ, उसको समाज का वास्तविक ज्ञान देता हूँ, उसके जीवन का उद्देश्य बताता हूँ कि सिर्फ आप व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए नहीं है, आपका कुछ हिस्सा समाज के लिए होना चाहिए। कम से कम सोचिए तो सही, सोचने में कोई टैक्स तो नहीं लगेगा, लोग समझ जाते हैं बात को, वो तो फिर वो भी सोचने लगते हैं। भाई मैं मान लीजिए सड़क पर 2 कुत्ते को रोज खाना खिलाता हूँ, छोटे कुत्ते को, ठीक है, तो हमको देख करके अब सब आदमी खिलाने लगे, तो उससे हमको खुशी ज्यादा मिलती है। मेरे पास कभी पैसे नहीं होते थे तो मैं उधार लेकर के भी एक बिस्कुट 5-10 रुपये का खरीद करके गाय को खिलाता था, बच्चे को, बछड़े को खिलाता था। अब मैं देखता हूँ कि हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ सब आदमी वो घर से 2-2 रोटी ला करके मतलब गाय को खिलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कुत्तों सब घूमते रहते हैं उनको भी तो ये दया का भाव विस्तार हुआ ना, पहले मेरे दिल में आया, मैंने किया, मेरे उदाहरण से सब करने लगे, तो इससे ज्यादा खुशी हमको क्या मिली। ये मेरा सबसे असली धन है, ये मेरा असली धन है कि लोग खुशी है, लोग प्रेरित है। एक प्रश्न ये था मेरा सर कि आपने जन जागृति किया, उसके लिए आपने कई तरीके अपनाए थे। आपके बारे में जब ये जानकारी मिला है तो आपने साइकिल यात्रा भी की है, तो साइकिल यात्रा किस उद्देश्य से आपने की थी, जरा बताएं सर। देखिए, साइकिल यात्रा जो है हमने रायपुर को ही केंद्र बना करके शुरू की थी, क्योंकि रायपुर में लगभग मैं अपने व्यवहार से समाज में स्थापित हो चुका था। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत अच्छा जगह है, मध्य भारत में है, और यहाँ से मैं दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मतलब ऑल ओवर इंडिया जो है यहाँ से मैं यात्रा कर सकता हूँ। तो पहली यात्रा की थी हमने रायपुर से उज्जैन तक, साइकिल से आना जाना हुआ था। मेरा उद्देश्य था कि लोग धर्म के नाम पर जो धार्मिक जीवन जी रहे हैं, धर्म को व्यक्तिगत मान रहे हैं या धर्म को सामूहिक तो मानते हैं, लेकिन सिर्फ
अपने हित के लिए धर्म का उपयोग होता है। भगवान भोले की जय, लेकिन हमको पुत्र चाहिए, ठीक है। मतलब देखिए ये होता है। तो मैंने सोचा ये मतलब धर्म के नाम पर भी लोग जो हैं अब व्यापार करने लगे हैं, ये स्थिति तो ठीक नहीं है। मतलब राजनीति के नाम पर व्यापार करते हैं वो तो चलेगा भाई, ठीक है, या IAS IPS बन जाते हैं, वहां पर 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में 20% ले लेते हैं, वो उनका होता है। लेकिन ये भोले बाबा के नाम पर, मीन्स धर्म के नाम पर भी, सिर्फ भोले बाबा ही नहीं, तो मतलब इनके नाम पर ये जो व्यापार होता है, हमारे और परमात्मा के बीच जो एजेंट आ गया है वो गड़बड़ है। तो मैं इस चीज के लिए मैं उज्जैन की यात्रा किया था। ये मतलब यदि हम आस्तिक हैं तो आत्मा और परमात्मा है, बीच में फिर एजेंट की क्या जरूरत है और व्यापार की क्या जरूरत है। और भगवान को मतलब गलत तरीके से, भगवान को तो भगवान की सृष्टि को बचा करके जला उतर रखे हैं, ना कि भगवान को अगरबत्ती जला करके। देखिए मैं ये धार्मिक ढोंग मानता हूँ, ठीक है। भगवान की सृष्टि है, भगवान सृष्टि करता है, तो भगवान की सृष्टि का को बचा करके आप परमात्मा को सही आनंद दे सकते हैं। इसके बदले हमने 10 पेड़ जलने का कारण बना दिया और भगवान को अगरबत्ती दिखा दिया, तो परमात्मा खुश नहीं होंगे। इसलिए ये आस्तिकता के नाम पर गलत आचरण भी ठीक नहीं है। तो ये जागृति के लिए मैंने मतलब साइकिल यात्रा की थी, यहाँ से रायपुर से उज्जैन तक आना जाना इस साइकिल से। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया सर, कि अगर हम पूजा करते भी हैं, सपोज अगर बात कर ले कि अगर कोई श्रद्धा रख भी रहा है, तो श्रद्धा मतलब क्या है। मंदिर पे लोग जाते हैं तो मन में कुछ लेकर जाते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो। यानी एक तरह से कह लिया जाए कि भगवान को भी रिश्वत देने का काम किया जा रहा है कि भगवान मेरा काम हो जाए तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा। और एक महत्वपूर्ण आपने बताया कि ये भगवान ने अगर सृष्टि की रचना की है तो ये सब कुछ भगवान का है, तो क्यों ना हम इसी की सेवा कर लें, इसी को संरक्षित कर लें, तो इसमें भी भगवान की पूजा हो जाएगी। लेकिन इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। नहीं, उनकी आत्मा का विस्तार नहीं हुआ है। संकुचित हृदय से सृष्टि को नहीं समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि उनकी आत्मा का विस्तार हो जाएगा, है ना, उसका हृदय विकसित हो जाएगा। अभी व्यक्ति का हृदय संकुचित है, वो संकुचित दिल से देखता है, इसीलिए उसको 2 आदमी भी अपना दिखाई नहीं पड़ता है। परिवार में टूट इतना दूर तक आ गया है, व्यक्ति पर अविश्वास बढ़ चुका है। इसीलिए व्यक्ति को जब खुश नहीं कर सकता है तो परमात्मा को खुश कर देने की बात तो दूसरी ही है। वो तो बिरले को ही संभव होता है जो अपने दिल का इतना बड़ा विस्तार कर देता है कि सब कुछ हमारा ही तो है और हम सबके लिए ही तो हैं, हम ये 2-4 के लिए नहीं है। फिर तो हमारा परिवार बहुत छोटा होता है। भारत विश्व परिवार का परिकल्पना देने वाला देश है, महान देश है। हम अपनी इस महान सभ्यता संस्कृति को, हम अपने व्यवहार को भूल करके आज व्यक्तिवाद तक आ चुके हैं। कहीं परिवारवाद है, परिवारवाद से भी ज्यादा व्यक्तिवाद है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। तो ये टूटन जो है, ये स्वार्थ इस समाज में इतना बढ़ गया है, और खास करके अपने देश में। बाकी जगह पर स्वार्थ इतना संकुचित नहीं है, राष्ट्रीय स्वार्थ है, लेकिन हमारे यहाँ तो पारिवारिक स्वार्थ से भी छोटा स्वार्थ आ गया, व्यक्तिवादी स्वार्थ। व्यक्ति अपनी ही प्रसन्नता को, अपनी ही इच्छा को वो सर्वोपरि मानता है। समाज को धर्म के नाम पर तोड़ना है, ये हमारे बीच में हम समाज को क्षेत्रवाद में तोड़ना है कि हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, वो गुजरात से हैं। तोड़ तो इस देश को रहे हैं, तोड़ तो इस समाज को रहे हैं। ये तोड़ने का जो है अल्पसंख्यक हो गए तो कोई बहुसंख्यक हो गए, ये क्या है कानूनी मान्यता भाई? सबको देश का नागरिक मानिए ना। किसी जाति के रूप में उसको क्यों मान रहे हैं, किसी वर्ग के रूप में क्यों मान रहे हैं, शहरी को और ग्रामीण के रूप में क्यों मान रहे हैं? जी सर, आप मुझे बताइए, आप मुनि जी से भी जुड़े रहे हैं, तो आपका मुनि से जुड़ना कैसे हुआ, कब हुआ? ये मुनि जी के बारे में मैं जानता था, अन्ना आंदोलन को अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे थे और मैं भी वहाँ ग्राउंड वर्कर के रूप में था। तो 2011-12 में मैं वर्धा आया, वर्धा विनोबा भावे जी का आश्रम ब्रह्म विद्या मंदिर पवनार। तो तब वहाँ पर मुझे निर्मल दीदी से मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे बताया, अरे उन्होंने कहा कि अरे संजय तुम हमेशा सोचते रहते हो। तो मैंने बताया दीदी मैं तो देश के बारे में सोचते रहता हूँ कि भाई ये देश का क्या होगा आगे, जो वो व्यक्तिवाद की तरफ पूरा जा रहा है,
तो उन्होंने बोला अरे तुमसे भी ज्यादा रोकने वाला ये है बजरंग मुनि, जानते हो उसको? और फिर उनका पत्रिका दिया पढ़ने के लिए। मैंने कहा हाँ, ये तो सचमुच में लोग स्वराज के बारे में सोच रहे हैं और ये कर भी रहे हैं, लोगों को बुला भी रहे हैं, पत्रिका भेज रहे हैं, यानी ये सक्रिय हैं। तो इस तरीके से मुझे जानकारी मिली बजरंग मुनि जी के बारे में 2012 में। और उसके बाद फिर मैं मौका तलाश करता रहा कि कब उनसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक मैं खुश था कि चलो अरविंद केजरीवाल भी जो है वो लोक स्वराज जी के बारे में ही तो करना चाह रहे हैं, है ना। धीरे धीरे ऐसा होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, वो केंद्रीयकरण की जगह पर। तो लेकिन 2014 तक के चुनाव में मैंने देखा, तो फिर मैं वहां से हट गया। 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर मैं आम आदमी पार्टी से हट गया था। और तब फिर मैंने खोज करना शुरू किया कि आखिर में अभी लोक स्वराज की दिशा में या गांधी की लाइन पर या जयप्रकाश जी की लाइन पर जो है इस देश में कौन चल रहे हैं। तो मुझे फिर वही बजरंग मुनि एक ऑप्शन दिखे, वो उनके अलावा कोई नहीं था। बाकी जो भी आंदोलन से आए थे वो सारे के सारे राजनीति में चले गए थे, तो उनको जैसे समाज के कोई लेना देना था नहीं, उनके अंदर में जन जागृति का ही भाव नहीं रहा था। तो एक मुनि जी एक ऑप्शन मुझे मिला। फिर मुनि जी से संपर्क हुआ मेरा 2016 में नोएडा में इन्होंने सम्मेलन किया हुआ था और आयोजित था, 2 दिन का सम्मेलन था। और मुझे जानकारी मिली कि ओम प्रकाश दुबे वो हमसे जानते थे, हमको जानते थे वो ब्रह्म विद्या मंदिर से ही, क्योंकि वो भी इसमें से जुड़े हुए थे जेपी से और विनोबा भावे जी के विचारधारा से, गांधी विचारधारा से। कुछ पूछना है और रहेगा? सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि अभी समाज कार्य के पाठ्यक्रम का काफी विस्तार हो रहा है और अभी समाज के लिए उसकी आवश्यकता भी बहुत है। तो आपको क्या लगता है कि जो समाज कार्य के विद्यार्थी होते हैं उनके पाठ्यक्रम में ऐसी कौन सी चीज आवश्यक है जो उनसे वो चाहिए जिससे समाज का विकास होने में मदद साबित हो? ऐसे कौन से घटक आपको लगते हैं जो इन्वॉल्व होने चाहिए? देखिए, शिक्षा व्यवस्था को जो है अभी वो बच्चों को प्रेरित करने वाला नहीं है। अभी ये जो वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, उसमें जब तक वो समन्वय का भाव नहीं बनेगा उनके अंदर में, मतलब कुछ ऐसे अंदर का भाव जागृत होना चाहिए। अभी उसके अंदर में भावना प्रधान व्यक्ति नहीं रहा, अब बुद्धि प्रधान हो गया। और बुद्धि प्रधान जो है वो चालाकी की ओर चला गया, बुद्धि भ्रष्ट होकर के चालाकी की तरफ जो है वो अग्रसर है। क्योंकि बुद्धि यदि है आदमी के पास तो वो बुद्धि भावनात्मक होनी चाहिए। तो इस तरीके से उसके दिल में परिवर्तन हो गया। पहले जो मनुष्य का भाव था वो मनुष्य वाला था, मनुष्य के अंदर में एक मानवता का गुण था। लेकिन वर्तमान में वो शिक्षा व्यवस्था और समाज व्यवस्था और व्यक्ति के अंदर में बढ़ता हुआ स्वार्थ और आक्रोश आक्रामक होता जा रहा है। तो इसलिए उसके बच्चे को इस तरीके से मोल्ड करना चाहिए ताकि उसके अंदर में को एग्जिस्टेंस का भाव आवे, मतलब सह अस्तित्व का भाव जागृत हो। अभी तुम पढ़ लोगे तो तुमको बीए पास कर जाओगे तो तुम क्लर्क बनने लायक हो जाओगे, है ना। एमए पास कर लोगे तो तुम प्रोफेसर बनने लायक हो जाओगे। मतलब देखिए उसके अंदर में मतलब ये भाव कैसे किया जाता है, ये अंदर में बच्चे को भरा ही नहीं जाता है क्योंकि तुम मनुष्य हो तो तुम मनुष्य के तरीके से सहजीवन का भाव सोचो, है ना। वो सहजीवन के भाव की जगह पर उसको स्वार्थ का भाव उसके अंदर में भर दिया जाता है। इसीलिए ये समाज की अवनति हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कैसे होगा भाई? वो तो व्यक्ति सुख भवन्तु सुखिनः पढ़ा रहा है। देखिए दोनों पढ़ाई में कितनी अंतर है। हमारी पुरातन पढ़ाई थी सर्वे भवन्तु सुखिनः और अभी व्यक्ति भवन्तु सुखिनः, तो दोनों में तो बहुत अंतर है। इसलिए ये सर्वे भवन्तु सुखिनः समाज सर्वोच्च है। समाज को सर्वोच्च मानते हुए, समाज को, जिस समाज के बदौलत हमारा अस्तित्व है, इस समाज के बदौलत हमारा अस्तित्व है, लेकिन हम इस समाज को अवहेलित कर देते हैं और समाज के जगह पर स्वार्थ भाव को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं। तो हमारे जीवन पद्धति की प्राथमिकताएं, देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे जीवन पद्धति की प्राथमिकताएं वो बदल गई है। इसीलिए हम लोग दुखी हैं, मनुष्य दुखी है और अपने दुखी तो है ही, उसका दुखी से जो है वो अन्य पशु जीव जंतु सभी प्रभावित है। भाई आदमी ही दुखी रहेगा तो गैया को तो कभी भरपेट नहीं खिलाएगा,
है ना। ये तो वो नहीं खिलाएगा, वो चिड़िया के लिए दाना नहीं डालेगा, उसको खुद दाने का अभाव है। मनुष्य बोलते हैं ना, दाने दाने का मोहताज है। तो खुद जब मोहताज है तो वो क्या दूसरे को खुशी कैसे दे सकता है ना। इसे नहीं दे सकता है दोस्त, वो नहीं दे सकता है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। कि ऐसे लोगों का जो जीवन है वो प्रेरणादायक होता है। तो आज के इस मीटिंग में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, और ये वीडियो जब और लोग देखेंगे तो वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ इससे लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।